नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज से हम IOCL टेक्निकल अटेंडेंट के जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा मैंने डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेटेलिक आयन एंड नॉन मेटेलिक आयन इन अ केमिकल फॉर्मूला। किसी रासायनिक सूत्र में धात्विक आयन और अधात्विक आयन की स्थिति क्या होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी पहले सोचा है कि केमिकल फॉर्मूला में पहले मेटल का नाम आता है, उसके बाद नॉन मेटल का नाम आता है। तो आज हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। देखिए, ज्यादातर केमिकल कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेटल वाले अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और नॉन मेटल वाले उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आयन कैसे फॉर्म होता है? जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसको हम कटायंस भी कहते हैं। और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम एनायंस भी कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। तो मेटल के कटायंस और नॉन मेटल के एनायंस एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और एक बॉन्ड को बनाते हैं, इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूले में पहले मेटल का नाम क्यों आता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, ये एक कन्वेंशन है, एक तरीका है। सब लोग इसी को फॉलो करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले मेटल वाला कटायन लिखेंगे, फिर नॉन मेटल वाला अनायन लिखेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो फॉर्मूला बनेगा NaCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो फॉर्मूला बनेगा MgO। तो अब आप सबको ये पता लग गया होगा कि केमिकल फॉर्मूले में मेटल का नाम पहले क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु अम्ल प्रतिक्रिया में विकसित होती है? A हाइड्रोजन, B डिपेंड अपॉन एसिड, C ऑक्सीजन एंड D कार्बन। जब हम किसी मेटल को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, और ज्यादातर हर बार हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकलती है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। ज्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी मेटल एसिड से मिलता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। जैसे कि जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और अपनी जगह ले लेगा। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन के आती है? जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकलती है? तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद होता है और वो पॉजिटिव चार्ज लेकर आयन बन जाता है। एसिड में हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं, और मेटल का जो बाकी हिस्सा होता है वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेता है। तो इस रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या बन के आता है? रिडॉक्स रिएक्शन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द SI यूनिट एज कैंडेला। निम्नलिखित में से किस मात्रा की SI इकाई कैंडेला होती है? ए फोर्स, B इम्पल्स, C ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड D फ्लक्स। तो देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइट सोर्स कितनी लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहा है, यानी कि उसकी चमक कितनी है और वो हमारी आंखों को कितनी तेज दिखाई देती है। इसी चीज को बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी चमक को दर्शाती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम होता है कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CD भी बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में अदर यूनिट दे रखी है, जैसे कि फोर्स, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। विद्युत बल्ब फिलामेंट डैश से बना होता है? A कॉपर, B एल्यूमिनियम, C लेड एंड D टंगस्टन। कॉपर बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है तभी ये पिघलता है। और इसका दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा इसका ये है, ये बहुत कम वेपोराइज होता है। मतलब ये कि जब इसको गर्म करते हैं तो वो
बहुत स्लोली वेपराइज होता है, जिससे बल्ब ज्यादा देर तक चल पाता है। तीसरा फायदा ये है कि ये टंगस्टन डक्टाइल होता है, इसका मतलब इसके फिलामेंट को बहुत इजीली बनाया जा सकता है। और ये टंगस्टन कैसे काम करता है, जब बल्ब में हम करंट को फ्लो करते हैं तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है और वो चमकने लगता है, इसीलिए हमें वो लाइट दिखती है। क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये जल्दी नहीं पिघलता। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी तो हीट में वेस्ट होती ही है, पर ज्यादातर लाइट में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी वजह से हम बल्ब में जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन यूज करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल रहती है। ए फास्फोरस, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन एंड डी हीलियम। तो दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन की खासियत क्या होती है, ब्रोमीन देखने में लाल और भूरे रंग का द्रव्य होता है। ये नॉन मेटल भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे कि बाकी हैलोजन एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। और इसकी खास बात यह है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। लेकिन ब्रोमीन काफी ज्यादा जहरीला और खतरनाक भी होता है। अगर हम इसको इनहेल कर ले तो ये हमारी स्किन को अफेक्ट कर सकता है और हमें कई सारी और परेशानी भी हो सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमालगम विद अदर मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ मिश्रण से बनती है। ए टिन, बी मरकरी, सी लेड एंड डी जिंक। तो मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये एक तरल धातु होता है। ये बात इसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। अब अमालगम क्या होता है, अमालगम एक्चुअली में एक अलॉय होता है। अलॉय मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलके बनाए जाने वाला एक नया मेटल, उसे हम अलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अमालगम में एक जो मेटल होता है वो मरकरी ही होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जब हम मरकरी को किसी और मेटल के साथ मिला देते हैं तो उसे हम अमालगम कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सिर्फ मरकरी ही क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ये आसानी से दूसरे मेटल के साथ मिक्स हो जाता है और अमालगम बना देता है। अब अमालगम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इन केस अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया होगा और दांतों में जो फिलिंग मेटल डाली जाती है वो चमकीली चीज किसकी होती है, उसमें मरकरी का भी यूज करा जाता है, जो एक टाइप का अमालगम होता है। इसके अलावा सोने की माइनिंग में भी मरकरी का यूज होता है और वहां पर भी अमालगम बनता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गैस एक्चुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस कौन सी है। ए नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी बोथ 1 and 2, डी ऑक्सीजन। तो बिजली के बल्ब में आमतौर पर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भी हो सकती है, वो आर्गन भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों गैस ही क्यों यूज होती हैं, तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों गैस इनर्ट गैस होती हैं। इनर्ट गैस का मतलब ये होता है ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और जब इस फिलामेंट से करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है और हीट की वजह से लाइट जनरेट होती है। अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन होता तो क्या होता, ऑक्सीजन फिलामेंट के साथ रिएक्ट करता और बल्ब बस्ट हो जाता। पर जब हम नाइट्रोजन या आर्गन का यूज करते हैं तो वायर सेफ रहता है और इसके साथ ये गैसेस बल्ब की एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा लाइट प्रोवाइड करना। हाँ, और भी गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, इसका भी यूज कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन और आर्गन सबसे ज्यादा यूज होती हैं क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होती हैं और सस्ती भी होती हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या होता है। ए सोडियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी कैल्शियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का असली नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो पानी में इजिली डिसॉल्व हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा का यूज तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहला यूज होता है कि ये पानी को सॉफ्ट बनाता है और वॉशिंग सोडा एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट भी होता है। इसका इस्तेमाल हम किचन में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, साफ सफाई के लिए करते हैं, और इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने के लिए भी होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए गोल्ड, बी आयरन, सी डायमंड एंड डी प्लेटिनम।
पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है। डायमंड एक्चुअली कार्बन से बना होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होता है। कार्बन के एटम एक दूसरे से बहुत टाइट से जुड़े होते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा सख्त होता है। इसका स्ट्रक्चर एक जाली जैसा होता है जिसमें हर पॉइंट पर कार्बन का एक एटम होता है। ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कोई भी चीज को आसानी से स्क्रैच कर सकता है। अगर हमें डायमंड की शक्ति को मेजर करना है, इसकी हार्डनेस को मेजर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम मो स्केल का यूज करते हैं। इस स्केल पर डायमंड को 10 में से नंबर मिलते हैं और जितना हाई नंबर होगा उतना ही ज्यादा डायमंड हार्ड होगा। ऑल्दो आयरन काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, लेकिन डायमंड के आगे ये भी कुछ नहीं होता है। ये मेटल डायमंड से काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो डायमंड की हार्डनेस का सीक्रेट क्या होता है? इसका यूनिक स्ट्रक्चर डायमंड की हार्डनेस का सीक्रेट होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। नंबर 10 है द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपोजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। कोयले की वह किस्म जिसके भंडार में मूल सामग्री को पहचानने योग्य अंश मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं? ए बिटवीन, बी एंथ्रासाइट, सी लिग्नाइट एंड डी पीट। तो कोल एक्चुअली में करीब मिलियन साल पहले से बनना शुरू होता है। ये प्लांट से बनता है। पहले प्लांट मरते हैं और धीरे धीरे इनमें केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें कोल मिलता है। और जो सबसे प्राइमरी कोल होता है उसे हम पीट कहते हैं। ये पीट धरती के अंदर दबता जाता है और गर्म होता जाता है। इससे ये बदलकर लिग्नाइट बन जाता है। अब इसमें प्लांट की शेप कम दिखती है। फिर ये और ज्यादा गर्म होता है और प्रेशर इस पे पड़ता है तो लिग्नाइट फिर बिटुमिनियस कोल बन जाता है। अब इसमें प्लांट की शेप और ज्यादा कम दिखेगी और सबसे लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर से बिटुमिनियस कोल एंथ्रासाइट में बदल जाता है। ये सबसे सख्त और बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन सा कोल है जिसमें मूल सामग्री को पहचानने योग्य अंश मौजूद होते हैं। वो होता है पीट, क्योंकि पीट आपका इनिशियल स्टेज का कोल होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा अंश मिलेंगे किसी भी डेड प्लांट के, डेड एनिमल के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पीट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।